स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी उर्दू में हम इसे कहते हैं माहौलियात और माहौलियाती तंजीम। तो ये है मेरा आज का लेसन। देखिए, इंसान, कोई भी इंसान जो है, चाहे वो एनिमल में हो या इंसान हो, जानदार, कोई भी जानदार वो तन्हा नहीं रह सकता है। जानदार जहां रहता है उसके आसपास एक सराउंडिंग, एक माहौल जो है तैयार होता है। माहौल से मुराद वो जहां रहता है उसके आसपास में दूसरे जानवर भी रहते हैं, उसके आसपास में कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट है, मसलन नदी है, तालाब है, पोखर है, जंगलात है। ठीक है। उसी तरह से इंसान जमीन के ऊपर रहता है, उसके ऊपर आसमान है, और इस कायनात में जो कुछ भी बना है वो सब इंसान के लिए ही बना है। अब देखिए, जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी इंसान के लिए जरूरी है। चांद है, चांद की रोशनी इंसान के लिए जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि इंसान जो है जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में रहता है उस फिजिकल एनवायरनमेंट का उसके ऊपर एक असर पड़ता है। ठीक है। और उसके आसपास में जो चरिंद परिंद वो या दरख्त वगैरह होते हैं उससे भी उसका एक ताल्लुकात सा पैदा हो जाता है। अब जहां जैसे मान लीजिए दरख्त है, तो दरख्त से उसको भी फायदा पहुंचता है। मसलन दरख्त से फल हासिल करता है, दरख्त से गर्मी के दिनों में साया हासिल करता है। तो एक तरह से जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो जानदारों के चारों तरफ है वो उसके ऊपर असरअंदाज होता है, वो उसके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इंसान जो है, जानदार, कोई भी जानदार जो है वो गैर जानदार में ये हमारा माहौल हो गया, एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर जगह का एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता है। अगर पहाड़ी इलाका में देखिए, वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और है, इसलिए कि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। मैदानी इलाके, अब आप राजस्थान में चले जाइए, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। कहीं का टेम्परेचर जो है क्या है, इवन है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। मसलन कोस्टल एरिया, जो साहिली इलाके हैं, जैसे कि आपका बे ऑफ बंगाल है, तो इस इलाके में जो तमिलनाडु, मद्रास, आंध्र प्रदेश, ये जो इलाका है, या आपका जो अरेबियन सी है, उस इलाके में जो गुजरात, बॉम्बे, केरला, ये सब जो इलाके, यहाँ का टेम्परेचर जो इवन रहता है, ना कम होता है ना बेसी होता है, ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि हर जगह का माहौल मुख्तलिफ किस्म का है। अब मुख्तलिफ किस्म के माहौल की वजह से जो है लोगों पर जो है मुख्तलिफ किस्म के आसार भी होते हैं। अब देखिए, सर्द इलाका में वहां पर जो दरख्त पाए जाते हैं वहां के दरख्तों की शक्ल सूरत कुछ और होती है। रेगिस्तानी इलाके में जो पौधा या दरख्त होता है उसकी शक्ल सूरत और होती है। कहने मतलब डिफरेंट फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से जो है जानदार भी जो है डिफरेंट किस्म के होते हैं। ठीक है। उस डिफरेंट किस्म, और वो इसलिए होते हैं कि उस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ उसको मुताबिकत रखने पड़ता है। अगर मुताबिकत, इंसान या कोई भी जानदार अगर फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ मुताबिकत नहीं रखेगा, उसके साथ एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसके साथ अग्री नहीं करेगा, तो वो जानदार जो है जिंदा नहीं रह सकता है, उसकी बका जो है नामुमकिन है। तो ये है इकोलॉजी। ठीक है। तो इकोलॉजी पहले आप समझ लीजिए कि इकोलॉजी में क्या होता है। इकोलॉजी जो है, इस वर्ड को जो है सबसे दरियाफ्त पहले किया था, या इस डर को या इस टर्म को इजाद किया था एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एर्नस्ट हाइकेल। 1866 में उसने इस वर्ड को दरियाफ्त किया, इकोलॉजी। इकोलॉजी दरअसल ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड आइकोस और लोगोस से मिलकर बना है। तो आइकोस का मतलब होता है हाउस या डिवेलिंग प्लेस, यानी रिहाइश गाह। और लोगोस का मतलब तो होता ही है स्टडी, साइंस। तो स्टडी, साइंस यानी मुताला करना, इल्म हासिल करना। किस चीज का इल्म हासिल करना?
कि जानदार जो है जहां रहते हैं, ठीक है, या जानदार का जिस इलाका में जिस जगह में रहते हैं वहां का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ जानदार का किस तरह से राब्ता कायम होता है, इससे मुतालिक जो हम इल्म हासिल करते हैं दरअसल उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो वैसे इकोलॉजी का जो बेहतरीन डेफिनेशन है जो किताब में दिया है वो हम आपको पढ़ते हैं, उसको सुनिए। ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसके जरिया हम किसी माहौल में, माहौल से मुराद फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब जानदार जहां भी रहता है, जैसे मछलियां हैं, मछलियां के लिए एनवायरनमेंट क्या हुआ, दरिया हुआ। अब जंगलात में जो ये रहते हैं जानदार रहते हैं तो उसका माहौल जो है जंगलात हो गया। हम लोग खुश्की पर रहते हैं तो हमारे लिए जो एनवायरनमेंट हो गया जो ये एक ड्राई लैंड हो गया। तो जो जानदार जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के साथ वो एडजस्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। मतलब क्या हुआ कि माहौलियाती तंजीम का मुताला हम 3 सतहों पर करेंगे। जानदार और उनके माहौलियाती तंजीम का मुताला हम 3 सतहों पर करते हैं। तो पहला हो गया इंडिविजुअल लेवल, दूसरा पॉपुलेशन लेवल और तीसरा हो गया कम्युनिटी लेवल। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इस फिजिकल एनवायरनमेंट में जो है जो जहाँ जानदार रहता है उस जानदार के ऊपर जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स, ये हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं कि मतलब ये लाइट, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर, इसके क्या असरात होते हैं, या इंसान जो है किस तरह से जानदार जो इंसान, यहाँ इंसान हम नहीं बोलेंगे, यहाँ जानदार बोलेंगे। जानदार किस तरह से लाइट के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, किस तरह से ह्यूमिडिटी, मुख्तलिफ ह्यूमिडिटी रहने पर किस तरह से एडजस्ट करता है, ठीक है। उसी तरह से मुख्तलिफ दर्जा हरारत में जानदार किस तरह से एडजस्ट करता है, इसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोशनी के बारे में। लाइट में देखिए, लाइट का भी जो असर जो है, लाइट का असर जानदार के जो है ना उसके स्टेचर मतलब उसके हाइट वगैरह पर उसका असर होता है एकदम। जैसे देखिए मिसाल हम देखते हैं, जैसे देखिए किताब में दिया कि पौधों से मिसाल में देखिए पेज नंबर 192 में कि घने जंगल, जहाँ घने जंगल डीप फॉरेस्ट है, डीप फॉरेस्ट में क्या होता है बड़े बड़े जो है दरख्त होते हैं, एकदम लंबा लंबा दरख्त होता है, ठीक है, और उसके बॉटम में जो है छोटे छोटे मैंने पौधे होते हैं, झाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो बड़ा जो पौधा होता है, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, उसी को जो है ना सूरज की रोशनी जो है ज्यादा मिलती है। सूरज की ज्यादातर रोशनी इन्हीं बड़े बड़े दरख्तों को मिलती है, और जो उसके पांव तले जो झाड़ियां होती है या जो पौधे होते हैं उसको बहुत कम रोशनी मिलती है। अब चूंकि उसको छोटे छोटे पौधों को जो कम रोशनी मिलती है, अब उसी उतना ही रोशनी को पाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, और ज्यादा ग्रो नहीं करता है, और ज्यादा ग्रो नहीं करता, बल्कि जो है वो क्या करता है कि ये देखिए दिया है कि उन्हें बहुत झाड़ियां ज्यादा लंबी नहीं होती हैं, बल्कि उनमें बहुत सारी शाखें निकल जाती है, ब्रांचेस निकल जाती हैं, और एक बड़े से रकबा को, बड़ा से एरिया को घेर लेती है। और साथ ही साथ पत्तियां जो है जमीन के मतवाजी इस तरह से फैली होती हैं कि झाड़ियां अपने हिस्से के धूप को आसानी से हासिल कर लेती है। तो ये एडजस्टमेंट हुआ। जंगलात में ज्यादा तो रोशनी पा जाते हैं बड़े बड़े दरख्त, ठीक है। अब जो छोटे जो पौधे हैं उसको जिंदा रहने के लिए या उसको जितना रोशनी मिलता है उसी रोशनी पर जो है कंटेंट रहने के लिए, सेटिस्फाइड रहने के लिए वो और ज्यादा ग्रो ज्यादा नहीं करता है। इसी तरह से देखिए जानवरों से मिसाल में दिया हुआ है कि जैसे लोमड़ी, भेड़िया, शेर, चीता, उल्लू, किताब, ये लोग रात को जो शिकार करने के लिए निकलते हैं अंधेरे में। अंधेरों में इन लोगों को क्या फायदा होता है, अंधेरों में तो रोशनी कम रहता है, रोशनी नहीं के बराबर रोशनी नहीं होता है, तो इसमें इसको क्या फायदा होता है, ये किस तरह से अंधेरे में एडजस्ट करते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि इन जानवरों के आंखें और पुतलियां और लेंस बड़े होते हैं। अल्लाह ताला इनको आंख का जो लेंस है वो बड़ा ही बना दिया है, बड़ा बना दिया ताकि वो एडजस्ट कर सके, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेंस रहने से क्या होगा, ज्यादा रोशनी जो है माने उसके अंदर दाखिल होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसके आंखों के अंदरूनी सतह पर टेप टम नामी बाफतों की परत होती है,
जिससे क्या होता है, रोशनी का जब रिफ्लेक्शन होगा तो ज्यादा अमाउंट में जो है लाइट जो है उसके आंखों के रेटिना पर पड़ेगा। ज्यादा आंखों पर रेटिना पड़ेगा तो क्या होगा, इमेज जो है किसी भी चीज का इमेज जो है अच्छा डिस्टिंक्ट इमेज बनेगा, एकदम साफ सुथरा उसका इमेज दिखाई देगा। और तीसरी चीज क्या है कि इन जानवरों की आंखें अंधेरे में चमकती भी है। इनकी आंखों में खास किस्म के रॉड सेल्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से मामूली सी रोशनी को भी आसानी से महसूस कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब क्या हुआ था कि ऐसे माने ऐसे जानवरों को लिए कि जो कि रात के वक्त शिकार करते हैं, ठीक है, तो इसके जिस्म के अंदर में जो है इस तरह की सहूलतें जो है पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है ये अपने आप को रात में जो है आसानी शिकार कर लेती है और इसे ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट दिया है कि ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या क्या असर होता है, या ह्यूमिडिटी के हिसाब से जानवर किस तरह से एडजस्ट करते हैं। पौधों से मिसाल लीजिए, दिया दे खुश्क माहौल के दरख्तों की छालें, मतलब जहाँ ड्राई वेदर है, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, माहौल में रतूबत बहुत कम होती है, तो खुश्क माहौल के दरख्तों की छालें इस तरह के इस तरह मैंने जहाँ जिस इलाके में रतूबत कम पाई जाती है, ह्यूमिडिटी कम है, वहाँ जो दरख्त होता है उन दरख्तों की छालें बहुत मोटी मोटी होती है। वजह क्या है कि मोटी छाल में से क्या होगा कि वाटर वेपर का जो है माने ये ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा। छालों से जो है ट्रांसपिरेशन कम होगा, मतलब भाप कम अमाउंट क्वांटिटी में उड़कर निकलेगा, ठीक है। लेकिन मरतूब आब हवा के दरख्तों में, लेकिन जिस माहौल में ह्यूमिडिटी ज्यादा पाया जाता है, वेदर डैम्प रहता है, ठीक है, वाटर वेपर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है, तो वहां के दरख्तों की छाल जो है पतली होती है, ताकि आसानी से जो दरख्तों में जो एक्सेस वाटर है वो इवापोरेट हो जाए, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस उसमें आसानी से हो जाए। तो इस तरह से तो इस हमने क्या देखा कि दरख्तों की छाल मोटी होती है, कहाँ मोटी होती है, जहाँ का वेदर ड्राई है, और जहाँ का वेदर वेट है यानी जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा पाया जाता है वहां पर दरख्तों की छाल पतली होती है। ये दरख्तों का छाल का पतला होना या दरख्तों की छाल का मोटा होना, ये क्या है, ये एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट किसके साथ है, विद द ह्यूमिडिटी के साथ। ह्यूमिडिटी ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो छाल मतलब आपका पतला है, ह्यूमिडिटी कम है तो छाल मोटा, ये एडजस्टमेंट है। इस तरह से एडजस्टमेंट करके जो है जानदार जो है जिंदा रहते हैं। अब जानवर से मिसाल लीजिए, एक जानवर का नाम जिसमें दिया हुआ यहाँ पर कि लैंड हर्मिट क्रैब, केकड़ा है, ये जिस माहौल में रहता है वहां रतूबत बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में वो फेफड़ों के बजाय अपने मखसूस किस्म के गलफरों से सांस लेते हैं। जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा पाया जाता है तो वहाँ फेफड़ों से सांस नहीं लेता, किसे सांस लेता है, गलफरों से सांस लेता है। ये गलफरे खास तौर से मरतूब हवा के लिए ही बने होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ये स्पेशलाइज्ड और स्पेशल ऑर्गन है उस माहौल के लिए जहाँ रतूबत ज्यादा पाई जाती है। अब इसके बाद है टेम्परेचर। तो लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि किस तरह से जानदार जो है एडजस्ट करता है, एडजस्टमेंट का ही नाम है लाइफ। अगर इंसान एडजस्ट नहीं करना सीखेगा तो सर्वाइव नहीं करने पाएगा। अब हम देखते हैं दर्जा हरारत या टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर कहीं बहुत ज्यादा होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर हॉट वेदर होगा, या कहीं का वेदर बहुत ही कोल्ड वेदर होगा। तब हम ये देखते हैं कि हॉट वेदर में जानवर किस तरह से सर्वाइव करते हैं, या किस तरह से उसके अंदर एडेप्टेशन होता है, किस तरह से मुताबिकत रखते हैं, और उसी तरह से कोल्ड वेदर में जानवर किस तरह से मुताबिकत रखते हैं। तो सबसे पहले पौधों का मिसाल लेते हैं जो सर्द इलाके हैं। सर्द इलाके मतलब पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, बर्फबारी होती है, वहां का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो वहां क्या होता है कि बेहद सर्द दर्जा हरारत में, अब जहां दर्जा हरारत बहुत माने कम होगा, जहां दर्जा हरारत जहां कम होगा यानी बहुत सर्दी पड़ेगी, तो वहां पर क्या होगा, जो पौधों का जो सेल है, तो सेल के अंदर में जो पानी रहता है जिसे हम सैप कहते हैं, ठीक है ना, सेल सैप,
उसके जम जाने का खदशा रहता है, फ्रीज हो जाने का खतरा रहता है, मतलब खतरा रहता है। मतलब हम देखते हैं कि जो सर्दी इलाकों में आप लोग पढ़े होंगे कि जहाँ सर्दी इलाका होता है, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, कि वहाँ का जो वाटर पाइप होता है उसमें जो पानी जो फ्लो करता है वो बर्फ बन जाता है। बर्फ बनने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कभी पाइप फट जाता है, पाइप फट जाता है। उसी तरह से सर्द इलाकों में क्या होता है, वहाँ के दरख्तों में वहाँ प्लांट के जो सेल है, सेल के अंदर में जो सैक है उसमें जो वाटर है उसके जम जाने का खतरा रहता है, माने फ्रीज हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा, जिससे सेल क्या होगा, रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, तो पौधा सेल डाई हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, ये पौधे जम जाने से बचने के लिए अपने खुलियों में शुगर और कुछ सॉल्ट्स बनाते हैं, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, बहुत ही कम कर देता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। अब इससे फायदा ये होता है कि पौधे जमने से बच जाते हैं, पौधे जमेगा नहीं, माने जो पौधों के अंदर में जो सेल है, सेल में जो सैप है, सैप सेल सैप जिसे कहते हैं, वो क्या होगा, वो फ्रोजन नहीं होगा, ये तो डाई हो जाएगा। तो यहाँ पर किस तरह से, अब इसको यूं कहिए कि अल्लाह ताला जो है माने उस जानदार के अंदर, पौधों के अंदर में एक तरह से शुगर और सॉल्ट जो है बनाने की जो सलाहियत जो है उसके अंदर में डाल दिया है, जिससे वो शुगर और सॉल्ट बनाते हैं और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और जिससे वो जमने से बच जाता है। उसी तरह से जानवर में एक मिसाल लीजिए मछलियों के बारे में। मछली क्या है, मछली कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। हम बता चुके हैं कि हॉट ब्लडेड एनिमल, सॉरी वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल उसको कहते हैं कि टेम्परेचर चाहे जो भी रहे, टेम्परेचर माने गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम है, उस जानदार का जो दर्जा हरारत है वो मेंटेन रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो जहाँ रहते हैं तो उस वक्त माहौल का जो टेम्परेचर जैसा रहेगा उसके हिसाब से उसके बॉडी का भी टेम्परेचर हो जाता है। तो मछली क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। मछलियाँ सर्द खून वाली जानदार हैं, यानी उनके आसपास के पानी का दर्जा हरारत जितना होगा उनके जिस्म का दर्जा हरारत भी उतना ही होगा। अब आर्कटिक ओशन, हमने पढ़े हैं आर्कटिक ओशन जो नॉर्थ पोल में है, वहां पर क्या होता है, वो तो पोलर रीजन है, वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो वहां का जो समंदर का जो पानी हो क्या होता है, बर्फ होकर तब पूरा जम जाता है। तो वहां का चूंकि दर्जा बहुत कम होता है, इसलिए वहां के मछलियों के जिस्म के खलियों के अंदर बर्फ जमने का खतरा पैदा होता है। अब वहां जो पानी जो समंदर में पाई जाती है वो तो बर्फ बन जाता है, तो उसका भी बॉडी उसके बॉडी में जो खलिया है उसको भी जो है वो भी जम जाने का उसको भी खतरा रहता है। तो होता क्या है, लेकिन कुदरत का अल्लाह ताला ने उन मछलियों को माहौल के मुताबिक ढाल रखा है। कैसे, उनके खून में एक किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जो खून के जो उनके खलियों को जमने नहीं देता। मतलब उस मछलियों में एक खास प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि मछलियों को जो सेल है उस सेल को जमने नहीं देता है, एकदम सेल को जमने नहीं देता है। तो इस तरह से वो जो है प्रोटीन जो है उस मछलियों की हिफाजत करता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमने क्या देखा कि मतलब अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से हर जानदार के अंदर में एक खास किसी का कुछ न कुछ इंतजामात कर रखा है, और वो उस इंतजाम से जो है वो अपने माहौल के साथ एडजस्ट करता है और इस तरह से सर्वाइव करता है। तो ये था आज का लेसन इकोलॉजी और इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमने पढ़ा आज इंडिविजुअल लेवल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम फिर पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल का हम मुताला करेंगे।